नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिवाजी के उदय के बारे में बात करेंगे और मराठा राज्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मराठाओं के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है। तो स्रोत क्या है? तो एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द मराठास। ये किताब लिखी किसने है? ये किताब लिखी है जेम्स ग्रांट डफ ने किताब लिखी है। और इसके अनुसार क्या है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मराठाओं का जो उदय है एक आकस्मिक अग्निकुंड की भांति होता है। मतलब अचानक ये भारत के भूपटल पर उदय होता है इनका, और इसके बाद में मुगलों जैसे इतने बड़े साम्राज्य को इन्होंने हिलाकर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिवाजी के पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम है जीजाबाई और दूसरे का नाम था तुकाबाई मोहते। तो जीजाबाई से जो पुत्र पैदा होंगे उनका नाम था शिवाजी। उनका नाम क्या था? शिवाजी। और जो दूसरी पत्नी थी इनकी तुकाबाई मोहते, इनके एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम है वेंक्योजी। तो होता क्या है, जब शिवाजी की माता को पता लगता है कि शिवाजी के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उनको छोड़ के वो चल जाती है और अपने शिवाजी को वो दूसरे स्थान पर ले आती है और वहीं पर उनका पालन पोषण उनके साथ में होता है। तो सबसे पहले शिवाजी के जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। शिवाजी के जो पिता थे उनका नाम था शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? माता का नाम था जीजाबाई। इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेर के किले में हुआ था। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म है वो कब और कहां हुआ था। तो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था और कहां पर हुआ था? पूना के पास में शिवनेर का किला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं आखिरकार जो राजनीति की बात सिखाने वाले इनको कौन थे, किस व्यक्ति ने शिवाजी का संरक्षण किया था, मतलब संरक्षक गुरु कौन थे? तो वो थे दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आखिरकार इनको ईश्वर की शिक्षा देने वाले या आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले कौन थे। तो हम लोग बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। मतलब रामदास जी से इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? शिवाजी ने। फिर हम लोग बात करते हैं शिवाजी ने अपने जीवन में काफी पदवियां धारण की थी, लेकिन उनकी दो पदवियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। एक पदवी कौन सी है? एक पदवी है हिंदू पातशाही और दूसरी पदवी का नाम है हैंदाव धर्मोधारक। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि शिवाजी ने एक नौसेना का गठन किया था। तो ध्यान रखना, शिवाजी ने जो नौसेना का गठन किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? दरिया सारंग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया था? दरिया सारंग के नेतृत्व में। एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है दरिया सारंग। ये क्या करेगा? शिवाजी की नौसेना का गठन करेगा। उसके बाद में शिवाजी जब बड़े होते हैं तो उनकी विजयों का दौर शुरू हो जाता है और जीवन काल के अंदर प्रारंभिक विजयों की बात करते हैं तो सबसे पहले 1643 के अंदर, कहां पर है? 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर इन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बीजापुर एक रियासत थी जो मराठाओं के राज्य के पास में हुआ करती थी और काफी शक्तिशाली रियासत थी। कौन सी? बीजापुर। तो बीजापुर से पहली बार उन्होंने कौन सा किला छीन लिया? सिंहगढ़ का किला छीन लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1646 में ही इन्होंने पुरंदर का किला छीन लिया। ध्यान रखना, पुरंदर का किला जिन्होंने छीना है वो किससे छीना है? नीलोजी नीलकंठ से। किससे छीना है? नीलोजी नीलकंठ से। उसके बाद में 1646 में ही बीजापुर से इन्होंने तोरण का किला भी छीन लिया। देखो लगातार 1643 में बीजापुर से सिंहगढ़ का किला जीत चुके हैं ये 1646 में पुरंदर का किला जीत चुके हैं। किससे? नीलोजी नीलकंठ से। उसके बाद वापस से 1643 में इन्होंने क्या किया? बीजापुर से तोरण का किला छीन लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तोरण से किले से पूर्व की ओर हम लोग जाएंगे, 5 मील दूर जाएंगे। कितने मील दूर जाएंगे? 5 मील दूर जाएंगे तो एक किला है जिसका नाम है मुरमगढ़। क्या नाम है? मुरमगढ़। तो उस मुरमगढ़ के किले को उन्होंने ठीक करवाया और ठीक करवाने के बाद में उस किले का नाम इन्होंने रख दिया रायगढ़। क्या नाम रख दिया? रायगढ़। फिर हम लोग बात करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजयों के बाद में इनकी विजय का दौर लगातार शुरू होता है और शुरुआत में क्या करते हैं 1646 के ही दौर में 46-47 में और कई किलों पर अधिकार भी कर लेते हैं। कौन कौन से वो किले थे कई बार पूछ ले जाता है। चाकन की बात करते हैं, बारामती की बात करते हैं, इंद्रपुर की बात करते हैं, सिंहगढ़ की बात करते हैं, पुरंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो किले हैं 1646-47 में ये जीत चुके होते हैं। उसके बाद में इनकी विजय का दौर लगातार शुरू होता है और 1656 में इन्होंने कोंडाना के किले को जीत लिया। ध्यान रखना, कोंडाना का किला वही था जो इनके महान जो तानाजी के नाम से आपने नाम सुना होगा। तो तानाजी के नेतृत्व में इन्होंने कोंडाना किला जीत लिया। उसके बाद में तिकोना का किला है वो जीत लिया, सुपा है, लोहागढ़ है, इन किलों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में 1656 के अंदर क्या होता है कि जावली के ऊपर, कहां पर भाई? जावली के ऊपर किसका अधिकार था?
चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। किसका अधिकार था? चंद्रराव मौर्य का अधिकार था। और चंद्रराव मौर्य की इन्होंने हत्या कर दी और जावली के किले पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में 1657 के अंदर 1657 में इन्होंने क्या कर लिया? कोंकण के किले को भी जीत लिया और अपने विजयों के अंदर काफी कुछ विजय हासिल ये लोग करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार शिवाजी को दबाने के लिए कई सारे प्रयास यहाँ पर किए जाते हैं। कुछ प्रयास यहाँ पर बीजापुर सल्तनत के द्वारा किए जाएंगे और उसके बाद में जो मुगल होंगे वो भी शिवाजी को दबाने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार अफजल खान की जो हत्या है वो कौन करेगा? वो शिवाजी करेगा। कौन है अफजल खान? तो हम लोग बात करते हैं कि बीजापुर का जो सुल्तान होगा वो होगा आदिल शाह। कौन होगा? आदिल शाह। और इस आदिल शाह का जो सेनापति रहने वाला है वो कौन था उस समय? अफजल खान। ये क्या करता है? अफजल खान सोचता है कि मैं शिवाजी को मिलने के लिए बुलाता हूं और उसके बाद में शिवाजी की हत्या कर दूंगा। तो स्थिति क्या होती है कि अफजल खान ने किसको मिलने के लिए बुलाया? शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। कौन सी स्थान पर बुलाया? वो है पारगढ़ नामक स्थान पर। कई बार पूछा जाता है कि अफजल खान ने शिवाजी को कौन से स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था, तो ध्यान रखना है कौन से स्थान पर? पारगढ़ नामक स्थान पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अफजल खान के हमले की जो योजना है पहले ही किसको बता दी थी? शिवाजी को बता दी थी। किसने बता दी थी? कृष्णजी भास्कर ने। कृष्णजी भास्कर ने पहले ही शिवाजी को आगाह कर दिया था कि अफजल खान तुमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा, वो तुमसे संधि समझौते के लिए नहीं आ रहा, वो आपकी हत्या करना चाहता है। तो योजना पहले से पता थी किसको? शिवाजी को। तो बात करते हैं योजना किसने बताई? कृष्णजी भास्कर ने योजना बताई। फिर हम लोग बात करते हैं कि शिवाजी और मुगलों के बीच में क्या स्थिति रही है। तो शिवाजी और मुगलों के बीच में कई सारे यहाँ पर आक्रमण होते हैं। आक्रमण करने पहली बार यहाँ पर कौन आने वाला है? वो आने वाला है शाइस्ता खां। कौन आने वाला है? शाइस्ता खां। तो स्थिति क्या होती है कि औरंगजेब मुगल शासक हैं और औरंगजेब ने क्या किया? 1660 के अंदर दक्षिण का जो सूबेदार बनाया वो किसको बना दिया? शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। कब भेज दिया गया? 1660 में। और शाइस्ता खां जब रात्रि में रुकेगा तो ये मतलब ये इसके प्लान की योजना पहले से बन चुकी थी। शिवाजी चाहता था कि क्या नाम है, मैं शाइस्ता खां को वैसे मारने वाला हूं, तो स्थिति क्या करता है? वो प्लान बनाता है। तो शाइस्ता खां रात्रि के अंदर कहां रुकने वाला था? पूना के लाल महल में रुकने वाला था। जिस महल के अंदर शिवाजी का बचपन गुजरा था उसी महल के अंदर कौन आने वाला था? शाइस्ता खां आने वाला था और रात्रि रुकने वाला था। तो पूना के किले में क्या करता है कि मई 1663 को शिवाजी आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के दौरान क्या स्थिति होती है? मई 1663 के आक्रमण में शाइस्ता खां की 6 पत्नियां मारी जाती हैं और उसका एक पुत्र भी मारा जाता है और लगे हाथ 2 अंगुलियां भी कट जाती हैं। जो 2 अंगुलियां होती हैं वो भी कौन काट देता? शिवाजी काट देता है। उसके बाद शाइस्ता खां रात्रि का फायदा उठाकर वहां से भाग जाएगा। लेकिन जब मुगल दरबार में जाएगा तो उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी जाती है, उसका मुगल दरबार में आना बंद कर दिया जाता है। और इस समय क्या होता है कि शिवाजी का जो नाम है आसपास के इलाकों में हो जाता है कि शिवाजी ने मुगलों के सेनापति को यहां से मारपीट के भगा दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवाजी को दबाने के लिए पहली बार किसको भेजा गया था? शाइस्ता खां को भेजा गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी बार किसको भेजा जाएगा? शहजादा मुअज्जम को भेजा जाएगा। और उसके साथ में कौन आएंगे? मारवाड़ के शासक जयसिंह सिंह होंगे, वो भी आएंगे। लेकिन ये आक्रमण पूर्व क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। और असफल होने के बाद में शिवाजी की जो स्थिति थी काफी बढ़ गई। शिवाजी का जो भय था वो खत्म हो गया। और अब शिवाजी ने क्या करना शुरू कर दिया? जनवरी 1664 में शिवाजी ने किसको लूटा? सूरत को लूटा। और इस लूट में शिवाजी को इतना धन मिला कि 1 करोड़ के रुपए के लगभग सोने चांदी के जेवरात उसको मिले। लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात उसको वापस से मिले। कौन सी लूट में? सूरत लूट में। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि सूरत को शिवाजी ने कब लूटा था? तो याद क्या रखना है? जनवरी 1664 में। आखिरकार शिवाजी अपनी बेबाक तरीकों से आगे बढ़ रहा था, तभी शिवाजी को दबाने के लिए यहां पर जयपुर के शासक होते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा जाता है और भेजेगा कौन? औरंगजेब भेजेगा। और औरंगजेब जब भेजता है तो स्थिति क्या होती है कि जयसिंह के साथ में कौन कौन आएगा? यहां पर आएगा, एक तो आएगा दिलेर खान आएगा और कौन आएगा? ताज खान आएगा। तो ताज खान, दिलेर खान और जयसिंह ये तीनों ही आ जाते हैं। कहां पर आएंगे? शिवाजी को हराने के लिए आएंगे। फिर स्थिति क्या होती है? जब जयसिंह औरंगजेब से मिल रहा था तो औरंगजेब को जयसिंह क्या कहेगा? हम शिवा को एक व्रत के केंद्र की तरह बांध लेंगे। कई बार पूछा जाता है ये कथन किसने कहा था कि हम शिवा को एक व्रत के केंद्र की तरह बांध लेंगे? तो ध्यान रखना है, ये कहा था जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा था। किसको कहा था? औरंगजेब को कहा था। और किसके लिए कहा था? शिवाजी के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? यह कहा था शिवाजी के लिए।
फिर हम लोग बात करते हैं कि जयसिंह ने क्या कर दिया कि आखिरकार वो आता है और आक्रमण, इतना भीषण आक्रमण उसका होता है कि आते ही पुरंदर के किले को जीत लिया। और पुरंदर के किले को जीतने के बाद में शिवाजी की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है और शिवाजी को जयसिंह के साथ में संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। इसी स्थिति में क्या होता है कि पुरंदर की संधि होती है, कब होती है? 24 जून 1665 को होती है। और किस किस के बीच में होती है? मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में होती है और शिवाजी के बीच में होती है। ध्यान रखना, शिवाजी के जीवन की ये सबसे बड़ी घटना है कि जब शिवाजी यहां पर पराजित होता है और मुगलों के सामने नतमस्तक हो जाता है। और आखिरकार जो जयसिंह ने जो कहा था वो उसने करके भी दिखाया। और पुरंदर की संधि के दौरान क्या होता है, कुछ शर्तें तय करते हैं और शर्तों में क्या होता है कि शिवाजी मुगलों को 23 किले देगा। कितने किले देगा? 23 किले देगा। और 12 किले किसके पास रहेंगे? 12 किले रहेंगे शिवाजी के पास में। किसके पास में रहेंगे? शिवाजी के पास में। तो 12 किले शिवाजी को के पास रह गए और 23 किले मिल गए मुगलों को। किसको मिल गए? मुगलों को। फिर बात करते हैं दूसरी शर्त क्या थी कि शिवाजी का जो पुत्र है जिसका नाम है संभाजी, ये संभाजी मुगल दरबार में रहेगा। कहां रहेगा? मुगल दरबार में रहेगा। और मुगल दरबार जब रहेगा तो 5000 का इसको मनसबदार बनाया गया। मनसबदार एक पद होता है जिसमें अश्वसेना है, इसके अलावा रथ सेना है और पैदल सैनिक है, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। जैसे जिसकी योग्यता है उसको वैसे मनसब दिया जाता है। तो 5000 का मनसबदार इसको बना दिया गया। किसको बना दिया गया? शिवाजी के पुत्र संभाजी को बना दिया गया। फिर बात करते हैं शिवाजी को निजी उपस्थिति से बरी रखा गया। आखिरकार शिवाजी को यह कहा गया आपको मुगल दरबार में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका बेटा है वही हमारे लिए बहुत है। इसके अलावा शिवाजी को ये कहा गया कि शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध जब मुगल आक्रमण करेंगे, कौन आक्रमण करेगा? जब बीजापुर के विरुद्ध मुगल आक्रमण करेंगे ना तो मुगलों को सहायता कौन देगा? वो सहायता देगा शिवाजी। इसके अलावा शिवाजी कोंकण और बालाघाट को वापस जब जीतने जाएगा तो 40 लाख भूण की राशि, 40 लाख भूण की राशि जो कौन देगा? मुगलों को देगा। कौन देगा? शिवाजी देगा। और कितने किस्तों में देगा? 13 किस्तों में देगा। ये संधि के साथ में कई सारे और भी कार्य किए जाते हैं जो शिवाजी के लिए होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आखिरकार शिवाजी जब आगरा से औरंगजेब से मिलने जाते हैं तो आगरा आगमन जो होता है कब होता है? तो 1666 में होता है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो शिवाजी हैं औरंगजेब से आगरा मिलने कब जाते हैं? 1666 में जाते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि शिवाजी अपने महाराष्ट्र में जो मराठा राज्य होता है उसको किसको संभला कर जाते हैं? तो आखिरकार संरक्षक किसको बना के जाते हैं? अपनी मां जीजाबाई को अपना राज्य सौंप कर वो चले जाते हैं। इस समय महाराष्ट्र के अंदर जो पेशवा होते हैं वो पेशवा कौन होते हैं? वो पेशवा होते हैं श्रीमाल पिंगले। मतलब शिवाजी के आगरा आगमन के समय जो महाराष्ट्र के, जो आपके मराठा राज्य के, जो हमारे मराठा राज्य के जो पेशवा रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं? श्रीमाल पिंगले। इसके अलावा जो मजूमदार रहने वाले हैं वो मजूमदार कौन रहने वाले हैं? नीलोजी सोनदेव। नीलोजी सोनदेव। अब कंडीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है कि औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी को 5000 के मनसबदारों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब शिवाजी ने देखा कि उनके पास में जसवंत सिंह खड़ा है और जसवंत सिंह तो वही इंसान है जो शिवाजी को पीठ दिखाकर आया था, मतलब शिवाजी से हार के आया था। और आज शिवाजी की कंडीशन ये हो गई कि शिवाजी हारे हुए लोगों के साथ में खड़ा होगा, 5000 लोगों के मनसबदार के बीच में खड़ा होगा। तो शिवाजी औरंगजेब के व्यवहार से दुखी होते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, मतलब दरबार से बीच में उठ के चले जाते हैं। तो अब औरंगजेब को गुस्सा आता है और औरंगजेब उसको क्या करता है कि आगरा के अंदर जयपुर भवन के अंदर उसको कैद कर देता है। किसको? शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जब शिवाजी का आगरा आगमन होता है उस समय शिवाजी को जयपुर भवन में किसके संरक्षण में रखा गया था? तो वो रखा गया था जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में यहां पर रखा जाता है। कई दिनों के रहने के बाद शिवाजी अपने निकलने की योजनाएं बनाते रहते हैं और एक दिन क्या होता है, अपने भाई हीरोजी को वो वहीं पे सुलाकर, अपनी जगह सुलाकर वहां से भाग निकल पड़ते हैं और भागकर कहां जाते हैं? अपने मराठा राज्य में आ जाते हैं। इसके बाद में शिवाजी की लूटपाट वाली नीतियां शुरू हो जाती हैं। शिवाजी वही पहले वाली स्थितियों में आ जाते हैं। औरंगजेब दुखी हो जाता है कि करे तो क्या करें। इस समय शिवाजी के साथ में क्या की जाती है कि संधि की जाती है। उस संधि को हम लोग कहते हैं मुगल मराठा संधि। कौन संधि? मुगल मराठा संधि 1667। अब ये संधि किस किस के बीच में होगी? ये संधि होगी शिवाजी और जसवंत सिंह के बीच में होगी, क्योंकि मुगलों की तरफ से कौन आए थे? जसवंत सिंह आए थे। किससे संधि करने के लिए आए थे?
शिवाजी से संधि करने के लिए आए थे। संधि की शर्तें क्या रहने वाली है? तो संधि की यहाँ पर पहली शर्त क्या थी कि शिवाजी हमेशा शांति बनाकर रखेगा, शिवाजी पहले की तरह हुड़दंग नहीं मचाएगा, वो यहाँ पर कुछ भी कांड नहीं करने वाला है। फिर बात करते हैं, शिवाजी को यहाँ पर औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी। पहली बार औरंगजेब ने मान लिया कि मराठा राज्य का जो राजा है वो कौन है? शिवाजी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो शिवाजी के बेटे हैं संभाजी, संभाजी को क्या किया गया? बरार की जागीर दे दी गई और उसको भी यहाँ पर शांत रखा गया। उसके बाद स्थिति क्या होती है? शिवाजी थोड़े दिनों तो शांति बना के रखता है, संधि की मर्यादाओं को बना के रखता है, लेकिन 1670 में शिवाजी संधि को तोड़ देता है। मतलब संधि को भंग कब कर दिया शिवाजी ने? 1670 में। और शिवाजी ने अपने सबसे चहेते, सबसे बहादुर सिपाही, इसका नाम क्या था? तानाजी, तानाजी की सहायता से कोडाना किले को जीता। ध्यान रखना, इसी कोडाना के किले को जीतते समय तानाजी की मौत हो जाएगी। तब शिवाजी के मुंह से निकलेगा कि सिंह तो चला गया लेकिन सिंहगढ़ रह गया। तो आखिरकार कोडाना का किले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सिंहगढ़ का किला रख दिया गया। किसके नाम पर? तानाजी के नाम पर, क्योंकि तानाजी को वो क्या कहते थे? सिंह के नाम से पुकारते थे, शेर के नाम से पुकारते थे। फिर हम बात करते हैं 1670 के अंदर शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा। यही प्रश्न बार बार आता है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? 1664 में। शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। उसके बाद स्थिति क्या होती है कि औरंगजेब कभी भी शिवाजी को पकड़ने के लिए कई बार अभियान भेजेगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। आखिरकार एक युद्ध होता है, सलहर का युद्ध होता है। शिवाजी को दबाने के लिए इस बार किसको भेजा जाता है? शाही सेना से दिलेर खान को भेजा जाता है। और सामने इस समय कौन होते हैं? शिवाजी के पेशवा मोरो त्रिमाल पिंगले। ये क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो सलहर का युद्ध पूछा जाता है कि सलहर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना, यह हुआ था शिवाजी के पेशवा मोरो त्रिमाल पिंगले के बीच में हुआ था। और मतलब दूसरी तरफ कौन था? गुजरात से बहादुर खान थे और शाही सेना से कौन थे? दिलेर खान। तो एक तरफ कौन था? मोरो त्रिमाल पिंगले था और दूसरी तरफ विरोध में कौन था? दो लोग थे, एक तो गुजरात से बहादुर खान और शाही सेना की तरफ से दिलेर खान। इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि शिवाजी के पेशवा त्रिमाल पिंगले जीत जाते हैं और गुजरात के बहादुर खान और शाही सेना के दिलेर खान ये दोनों क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। वापस से शिवाजी का पलड़ा यहां पर भारी हो जाता है। स्थिति क्या होती है? जब शिवाजी का राज्य स्थापित अच्छे से हो जाता है, शांति स्थापित हो जाती है, तो शिवाजी अपने राज्याभिषेक करवाते हैं। तो ध्यान रखना, शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक होता है। आखिरकार पहली बार जो राज्याभिषेक होता है 1674 में होगा, रायगढ़ के किले में। कहां होगा? रायगढ़ के किले में। और जो पहला जो राज्याभिषेक होगा उसकी डेट पूछी जाती है, तो 15 जून 1674 को होता है रायगढ़ के किले में। और राज्याभिषेक करवाने वाले कौन थे? वो 2 व्यक्ति रहेंगे राज्याभिषेक करवाने वाले। पहला व्यक्ति है गंगावट। कौन है? पंडित गंगावट। और दूसरे पंडित जी कौन है? दूसरे पंडित जी हैं विश्वेश्वर। तो 2 पंडितों के द्वारा यहां पर पहला राज्याभिषेक करवाया जाता है। लेकिन उस राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद में उनकी माता का देहांत भी हो जाता है और कुछ अशुभ घटनाएं भी यहां पर हो जाती है। तो शिवाजी को ऐसा लगता है कि जो पहले वक्त जो राज्याभिषेक हुआ था वो उसका मुहूर्त सही नहीं था। इसीलिए आखिरकार एक तांत्रिक था जिसका नाम था निश्चलपुरी। तो तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी के कहने पर शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 4 अक्टूबर 1674 को राज्याभिषेक होता है दूसरी बार। किसके द्वारा करवाया जाता है ये राज्याभिषेक? ये तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा ये राज्याभिषेक करवाया जाता है। फिर हम शिवाजी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहली घटना क्या है कि शिवाजी का कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो किसके विरुद्ध था? तो वो था कर्नाटक के विरुद्ध। कौन था? कर्नाटक के विरुद्ध कर्नाटक का अभियान। इसके अलावा शिवाजी ने अपने हिंदवी राज्य की जो योजना बताई थी कि हिंदवी राज्य एक हिंदू राज्य बनेगा, तो वो अपनी योजना किसको बताई थी? वो बताई थी दादाजी नरसंप्रभु को। किसको बताई थी? नानाजी नरसंप्रभु को इन्होंने अपनी योजना बताई थी। आखिरकार जीवन के अंतिम दौर में क्या होता है? शिवाजी को अपने बेटे का दुख देखने को मिलता है और शिवाजी का जो बेटा है संभाजी, वो संभाजी जो होता है शिवाजी के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, शिवाजी के विरुद्ध में वो कार्य कर रहा है। आखिरकार शिवाजी इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने ही पुत्र को पन्हाला के किले में क्या कर देते हैं? बंदी बनाकर रख देते हैं। और कुछ समय बाद में शिवाजी की जो मृत्यु है वो हो जाती है और अप्रैल 1680 के अंदर रायगढ़ के किले में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो कई बार पूछा जाता है कि शिवाजी की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो आपको याद रखना है अप्रैल 1680 के अंदर रायगढ़ के किले में। ध्यान रखना, राज्याभिषेक भी रायगढ़ के किले में होगा, तो शिवाजी की जो मृत्यु है वो भी कहां होने वाली है? रायगढ़ के किले में।
फिर हम लोग बात करते हैं शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है। तो क्या स्थिति होती है उसको हम लोग जानते हैं कि शिवाजी के बाद में उत्तराधिकार जो संघर्ष होता है उनकी दोनों पत्नियों के जो पुत्र थे उनके बीच में स्टार्टिंग हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि शिवाजी की जो शादी हुई थी साईबाई के साथ में हुई थी, और साईबाई और शिवाजी के एक बेटा था जिसका नाम था संभाजी। वहीं जब शिवाजी ने जो दूसरी शादी की तो शिवाजी प्लस सोहराबाई, तो शिवाजी ने शादी किससे की? दूसरी सोहराबाई से की, और इनके एक बेटा पैदा हुआ राजा राम। तो शिवाजी के दो बेटे हुए, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम। अब स्थिति क्या होती है, संभाजी की जो शादी होती है वो होती है येसुबाई से। किससे होती है? येसुबाई से। तो संभाजी और येसुबाई के एक बेटा पैदा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं शाहूजी महाराज। क्या कहते हैं? शाहूजी महाराज। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि राजा राम की जो शादी हुई वो हुई ताराबाई के साथ में, और राजा राम और ताराबाई के भी एक बेटा पैदा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं शिवाजी द्वितीय। क्या कहते हैं? शिवाजी द्वितीय। तो वंश परंपरा की हम लोग बात करते हैं तो शिवाजी के पिता का नाम शाहूजी भोसले था। इसके अलावा हम बात करते हैं फिर शिवाजी आए। शिवाजी के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे संभाजी। कौन बनेंगे? संभाजी। तो संभाजी के बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा शाहूजी महाराज, और शाहूजी महाराज के बाद जो राजा बनेंगे वो बनेंगे शिवाजी तृतीय। इस प्रकार आप लोगों ने क्या देखा, पहले आपने शिवाजी महाराज को देखा, उसके बाद में संभाजी आएंगे, उसके बाद में शाहूजी महाराज आएंगे, उसके बाद में शिवाजी द्वितीय आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शिवाजी की वंश परंपरा तो आगे चलती रहेगी, बाद में पेशवाओं के हाथ में राज आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले शिवाजी राज करेंगे, उसके बाद में संभाजी राज करेंगे, उसके बाद में शाहूजी महाराज राज करेंगे, उसके बाद में शिवाजी द्वितीय राज करेंगे।